Hello students, welcome to the class of History in Hub of Humanities by Manish sir. And now our topic is the big meats and bones, the second topic. हम लोगों ने पिछली क्लास में जो कवर किया था that was how this Indus Valley civilization was discovered and we came to know about the difference between the contemporary history, the modern history, the ancient history, the medieval history and the history which was like हम जिसे कह सकते हैं कि प्री हिस्टोरिक पीरियड। उससे पहले हम लोगों ने देखा था वैदिक पीरियड जो जिस दौरान ये सारे वेदास कंपाइल हुए हमारे चारों वेदास, और फिर उस वेदास से पहले के पीरियड में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में जाते हैं। प्रॉब्लम क्या ओरिजिनेट हुई थी कि हमारा जो वैदिक पीरियड है उस पीरियड की डायनेस्टी हमारे पास कोई भी एविडेंसेस नहीं मिलते, जिस वजह से हम लोग कोरिलेट नहीं कर पाते हैं, कनेक्ट नहीं कर पाए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन को इंडियन हिस्ट्री के साथ। बट नाउ व्हेन वी केम टू स्टडी अबाउट दिस और विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे जनरल जो थे, उनका नाम था कनिंघम, जिन्होंने इसके बारे में हमें बताया और इससे हमें अवेयर करा। उनकी हिस्ट्री से हमने एविडेंसेस के साथ इन चीज़ों को स्टडी करना शुरू करा। हम लोग जब स्टार्ट हुए हैं यहाँ से मूव फ्रॉम द लाइट टू डार्क, तो हम लोग पहुँचना शुरू करते हैं सबसे पहले लेटर में, लेटर से मैच्योर में, मैच्योर से अर्लियर में। अब तीनों डिफरेंसेस को समझने के लिए हमने दो चीज़ों को समझा था। द फर्स्ट थिंग वाज पॉटरी, जिसको हम बर्तन बोलते हैं, जो यूज करते थे, एंड सेकंड थिंग वाज देयर ड्वेलिंग्स, जहां वो लोग रहते थे। अब इन चीज़ों के अलावा हम उनकी लाइफस्टाइल को स्टडी करना शुरू करते हैं। देखो बेटे, अगर आप किसी भी बड़ी सिविलाइजेशन की बात करोगे, वो चाइना हो, उनकी वांग है, या इजिप्ट में जो बड़ी सिविलाइजेशन थी, उसमें भी नाइल रिवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। और ऐसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। और इंडस वैली सिविलाइजेशन डिफरेंट थी गंगा या यमुना रिवर सिविलाइजेशन से। हमें इसके बारे में कैसे पता चलता है? इसके रूट्स के थ्रू। देखो, कोई भी सिविलाइजेशन जब भी ओरिजिनेट होती है तो वो सबसे पहले अपनी अर्लियर फॉर्म में होती है, और अर्लियर फॉर्म कभी भी बहुत डेवलप नहीं होती। और जब हम उसके बारे में स्टडी करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम एंटर करते हैं उसकी लेटर स्टेज में, जहां पर वो डिटेरियोरेट हो चुकी है, जहां पर वो एक तरह से खत्म हो गई थी, एलिमिनेट हो गई थी। बट उसके बाद हम लोग पहुंचना शुरू करते हैं उस पीरियड में जिसमें हम लोग उस सिविलाइजेशन को सबसे अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं, दैट इज मैच्योर सिविलाइजेशन। तो हम लोगों ने जब इस सिविलाइजेशन को सबसे पहले समझना शुरू किया तो इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम उन लोगों के रहन सहन, उनके खान पीन, या उन लोगों की जो लाइफ की जो भी बड़ी छोटी चीजें थी उनको स्टडी करना शुरू करते हैं। आर्किटेक्चर है, उनकी सब्सिस्टेंस है। व्हाट इज सब्सिस्टेंस? सब्सिस्टेंस अगर हम मान के चले कि ये एक ऐसा पीरियड है जहां पर ये लोग किस तरीके से अपना गुजारा करते थे, और सब्सिस्टेंस के अंदर सबसे बड़ी चीज जो इनके यहाँ पर आती है वो है ये लोग क्या खाते थे, हाउ दे सर्वाइव। आप सोचो, किसी भी सिविलाइजेशन से एंटर करने से पहले ह्यूमन रेसेस एक तरह से हम कह सकते हैं दे वर हंटर्स, फ्रॉम हंटर्स दे बिकम गैदरर्स, फ्रॉम गैदरर्स दे बिकम फूड प्रोड्यूसर्स। और ऐसा नहीं होता कि ये सारे काम एक साथ हो जाते हैं। हम ये कहें कि वो एकदम हंटर से गैदरर बन गए, गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बन गए, ऐसा नहीं होता। हम लोगों ने 11th की हिस्ट्री जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि सब चीज़ें कैसे समझनी है, कैसे करनी है। बट इसमें ही सबसे पहली चीज़, आप पेज नंबर इसके ऊपर जब देखना शुरू करते हो 2 के ऊपर, तो यहाँ पर हम प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी करते हैं। देखो, सब्जेक्ट हमारा क्या है? हिस्ट्री, बट वी नीड बोटानिस्ट एंड व्हाट जियोलॉजिस्ट फॉर द स्टडी। व्हाई? अब सोचो, साइंस की स्टडी इसके अंदर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? बिकॉज जब हम स्टडी करते हैं अबाउट देयर सब्सिस्टेंस, सब्सिस्टेंस हाउ दे सर्वाइव, वो अपने सर्वाइवल का खाने के लिए इंतजाम कहाँ से करते थे, वो चीज हमने आर्कियो बोटानिस्ट स्टडी स्टार्ट करी। देखो, बोटानिस्ट एक तरह से आर्कियो बोटानिस्ट में कब जुड़ जाता है? जब एक बोटानिस्ट आर्कियोलॉजी तरीके से स्टडी करना शुरू करता है। बिकॉज जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे तो ब्रिटिशर्स को ये चीज समझ आ चुकी थी कि इंडिया में जो उनकी लीगेसी है, स्पेशली हिस्टोरिकल लीगेसी, बहुत बड़ी है। उस हिस्टोरिकल लीगेसी को स्टडी करने के लिए उन्होंने आर्कियो बोटानिस्ट अपॉइंट करे, और फिर उसके अंदर उन लोगों ने आर्कियोजियोलॉजिस्ट भी इसमें करे। आर्कियो बोटानिस्ट का बेसिक पर्पस क्या था? ये देखना कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स, कौन कौन सी कंज्यूम करते थे क्रॉप्स। वो क्रॉप्स जो भी ये कंज्यूम करते थे, मोस्ट प्रोबेबली वो क्रॉप्स ग्रो की गई होंगी। यानी
वी बिकम प्रोड्यूसर, फ्रॉम गैदरर वी बिकम प्रोड्यूसर। और उसमें मिलेट, सीजन और ऐसी कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जो गुजरात के अंदर हमें दिखाई देती हैं, और राइस भी हमें मिला है। अब सोचो ये जो क्रॉप्स हैं इनको हमने किस तरह से ग्रो होते हुए देखा, उनके सीड भी हमें दिखेंगे। नेक्स्ट थिंग इज एनिमल बोन्स, हमें कई तरह की एनिमल्स बोन्स वहां पर मिली हैं। एनिमल बोन के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है बेटे, देखो हम एनिमल्स बोन को दो तरीके से स्टडी करते हैं। जब भी किसी एनिमल को स्लॉटर किया जाता है तो उस एनिमल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, उसकी बोन्स को ठीक तरीके से कट नहीं किया जाता। लेकिन जब आप किसी एनिमल को डोमेस्टिकेट करते हो, उसको पालते हो और उसको एक तरीके से डोमेस्टिक पालतू करते हुए, डोमेस्टिकेट यानी उस जानवर से आप मिल्क एनिमल्स में मिल्क भी लेते हो और मीट भी लेते हो, तो उन एनिमल्स की जो बोन्स होती हैं वो बहुत सिस्टमेटिकली उनकी बॉडी को बुचरिंग की जाती है, और वो पता चल जाता है कि वो बॉडी को किसी बुचर प्रोसेस के थ्रू जो है वो करा किया है। और हम यहाँ पर उन बॉडीज को जब देखना शुरू करते हैं, उनकी बोन्स को, कुछ वाइल्ड स्पीशीज भी दिखी हैं जिसमें बोर, डियर, घड़ियाल है, और कुछ हमारे को इस तरह के एनिमल्स दिखाई देने शुरू किए जिनसे हम मीट किस तरीके से ऑब्टेन करते थे। और ये चीज हमें क्या दिखाती है, इनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस की। हालांकि रिलीजियस प्रैक्टिसेस यहाँ पर बिल्कुल भी हमें एविडेंसेस में क्लियर नहीं है, और वो यहाँ का इशू नहीं है, वो सोशल डिफरेंसेस में आता है। तो हम इसको यही बंद कर देते हैं उस टॉपिक को। अभी हम चाहते हैं जहाँ पर हमें साइट्स मिली। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में जो साइट्स हैं वो ज्यादातर अर्लियर हैं या फिर जो लेटर स्टेजेस की हैं। जैसे हमें चोलिस्तान में, फिर बनावली हरियाणा में, कालीबंगन राजस्थान में मिली है। मेनली पाकिस्तान में बहुत सारी साइट्स चलेगी। पाकिस्तान में जो उनकी एडवांस स्टेज, जैसे हम आज बोलते हैं ना दिल्ली और बॉम्बे मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज है हमारी, ये मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज इनकी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो थी, जहां पर बहुत सारे एविडेंसेस मिल सकते थे बट हम उनको नहीं पा सके। वो पाकिस्तान में भी थी, और कुछ हमें इसमें कैनाल्स दिखे हैं, वो कैनाल्स बनाए गए थे। देखो कैनाल्स का पर्पस क्या होता है, आर्टिफिशियली प्रोवाइडिंग वाटर टू द फील्ड्स। और ये कैनाल्स हमारे को अफगानिस्तान में शर्तुकई में मिले, और वहां से हमें एक चीज दिखाई देती है कि इन लोगों ने फार्मिंग टेक्निक्स को धीरे धीरे अडेप्ट करना शुरू कर दिया था। जो ये लोग गैदरर से धीरे धीरे प्रोड्यूसर में बनना शुरू हुए, और ऐसा नहीं कि प्रोड्यूसर बनते इन्होंने गैदरिंग बंद कर दी होगी। ये लोग उस वक्त प्रोड्यूसर बनने के बाद गैदरिंग भी कर रहे थे। गैदरिंग के अलावा ये लोग वाइल्ड एनिमल्स को भी कंज्यूम करते थे, जो बोर या घड़ियाल जैसे हमें जो एनिमल्स हमें मिले हैं। और फिर इसके अलावा हमें फिशेस भी मिली है, फिशेस के फाउल्स यानी फिशेस के स्केलेटन्स भी मिले हैं जो हमें इन चीजों के बारे में बताते हैं। नाउ कम टू द पेज नंबर 4। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, खासकर ये आपका पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है ये वाला। इस पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में हम लोग कैसे देखते हैं आर्ट इफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना। देखो आर्ट इफेक्ट जब हमें मिलते हैं तो हमें इस आर्ट इफेक्ट को किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले उस आर्ट इफेक्ट की प्रॉपर स्टडी की जाती है, जैसे हमें सेल्वेरियन कॉइन्स मिलते हैं। अब देखो ये आपके सामने एक पिक्चर है जो म्यूजियम में हमें दिखी एक्सकवेशन में मोहनजोदाड़ो में 1937 के अंदर। दिस इज द पिक्चर, मैं लार्ज करके आपको दिखा रहा हूँ। आप सोचो इसको आज हम अपने घर में रखते हैं, खासकर गांव वगैरह में या विलेजेस में इसको सिलवट्टा कहा जाता है, और इसको हम लोग किस तरीके से यूज करते थे ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इसको हिस्ट्री में हम लोग लेने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखते हैं कि हम इसमें इसको यूज किस तरीके से करके इसे खाना कैसे बनाते थे। तो इन्होंने म्यूजियम में ये चीजों से शेफ को बोला कि आप खाना बना के दिखाओ, और इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक चीजों को कूटना, जिसको बोलते हैं पॉन्डरिंग करना। पॉन्डर करने के बाद हमने कॉर्न्स को फॉर्मर टाइप से यूज किया सोली फॉर ग्रेन। वो ग्रेन को किस तरीके से पीसा जाता था, बिकॉज यू नीड अ हैवी स्टोन फॉर दैट। और उस नीचे जो पत्थर था उसमें कैविटी, कैविटी यानी उसको थोड़ा सा गहरा बनाया जाता था, गहरा मीन शैलो बनाया जाता था। आफ्टर दैट पॉन्डरिंग उसके करने के बाद हमने इसको करी स्टोन्स की तरह भी यूज किया, जिसमें करीज वगैरह हम लोग बनाते हैं। जैसे आप सोचो हमारे इंडिया के जो ओरिएंटल फूड है हमारा, या पाकिस्तान की या उस साइड पर जो भी हमारा खाना कंज्यूम होता है उसमें करीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर्ब्स हैं उसमें, जैसे चटनी वगैरह बनती होगी। तो वो करी स्टोन्स, इन चीजों को यूज किया गया, और म्यूजियम में हम लोगों ने किस तरीके से खाना बनाया उस चीज ने हमें इसकी हेल्प करी। फिर एक पिक्चर हमें दिखती है रिजर्वियर्स इन धोलावीरा। ये पिक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप्स नीचे की साइड बने हुए हैं। अगर आप गंगा या यमुना में जाओगे और देखोगे वहां भी स्टेप्स बनाए जाते हैं। जब भी वाटर रिजर्वियर बनाया जाता है तो वाटर रिजर्वियर के अंदर हमेशा नीचे की साइड मैसनरी कंस्ट्रक्शन की जाती है। उस कंस्ट्रक्शन का बेस पर्पस क्या होता है, इफ यू वांट टू गो डीप
तो आपके पास स्टेप्स होने चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा गहरा होने पर आप नीचे कैसे जाओगे। तो हमने जब ये पानी सूखा यहाँ से, देखो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि ये सिविलाइजेशन क्यों डिस्ट्रॉय हुए या सिविलाइजेशन में क्या प्रॉब्लम्स आई थी। आई विल कम टू द पॉइंट आल्सो। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हमें जो दिखाई देती है कि यहाँ पर राजस्थान या ये जो एरिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरा एरिया है, यहाँ मेजर एक एक जिसे कह सकते हैं क्लाइमेटिक चेंज हुआ था। और वो मेजर क्लाइमेटिक चेंज में ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकती है या कुछ ऐसी चीज हुई होगी जिसकी वजह से क्लाइमेट ने बहुत बड़ा चेंज किया और वाटर की स्केर्सिटी हुई। तो किसी तरह से हम इसी कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि वाटर स्केर्सिटी एक रीजन रहा होगा। बट वो भी हम लेटर स्टेजेस में डिस्कस करेंगे बिकॉज वो चैप्टर की काफी लेटर पार्ट में। आफ्टर दैट वी कम टू द मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो द प्लांट अर्बन सेंटर। मोहनजोदाड़ो में जब हम जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या दिखाई देती है कि मोहनजोदाड़ो को किस तरीके से यूज किया गया और किस तरीके से ये पूरी की पूरी मेजर जो इनकी सिटी थी उसके अंदर किस तरीके से कंस्ट्रक्शंस की गई होंगी और इसमें मेजर जो इनका रोल था वो क्या रहा होगा इनके किंग्स का। मोहनजोदाड़ो में जब हम पहुंचते हैं तो मोहनजोदाड़ो में हमारे को दो चीजें दिखाई देती हैं, एक हमें सिटाडेल दिखाई देता है और एक लोअर टाउन। सिटाडेल में हम लोग अपर टाउन में देख के चलते हैं, जैसे आप अगर दिल्ली में जाओगे तो वहां आपको राष्ट्रपति भवन का जो एरिया है थोड़ा हायर एलिवेशन पे दिखता है, जिसको हम रायसेना रोड बोलते हैं या रायसेना हिल्स बोलते हैं। वैसे ही ये सिटाडेल वहां बनाया गया होगा जिसको स्मॉलर बट ऑन बिगर प्लेटफॉर्म। ये एरिया छोटा था साइज में बट प्लेटफॉर्म काफी बड़ा था। फिर उसके बाद हम लोग लोअर टाउन देखते हैं, जैसे कि आप देखो कि अगर उस एरिया से हम राजघाट से आगे निकलते हैं तो हमें चांदनी चौक जैसी वॉल्ड सिटीज दिखाई देती है जो बहुत बड़ी एलेबरेट करके फैला के बनाई गई होगी। ये प्लेटफॉर्म छोटा था लेकिन इसका जो एरिया है दैट वाज वेरी बिगर। आप देखो इसी चीज को हमने किस तरीके से बना रखा है। ये इसका एरिया बहुत बड़ा है बट इसका जो प्लेटफॉर्म है वो थोड़ा सा कम एलिवेशन पे था बिकॉज ये ऑर्डिनरी लोगों के रहने की जगह रही होगी। बट सिटाडेल में हम ये कहें कि वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पैलेसेस दिखाई दिए या टेम्पल्स दिखाई दिए, ऐसा में कुछ नहीं दिखाई देता। हाँ, वहाँ ग्रेनरीज या ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दिखाई दी जिनको हम स्ट्रक्चर्स के तौर पे देख सकते हैं। और वहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो दिखाई देती है दैट वाज द ग्रेट बाथ। ये ग्रेट बाथ क्या चीज हो सकती है? इस ग्रेट बाथ को जब हम देखते हैं तो इसका हमें एविडेंसेस के तौर पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये दिखती है सिटाडेल के अंदर। This is that we find the evidences of structure that was probably used for public purpose। देखो आप किसी गुरुद्वारे में या किसी बड़े टेम्पल में अगर हम जाते हैं तो वहां पर सरोवर बनाए जाते हैं। सरोवर में हो सकता है जैसे नाथद्वारा में पुष्कर में ब्रह्मा जी का टेम्पल है, वहां पर लोग स्नान करने जाते हैं, ठीक है। या फिर आप देखो हर की पौड़ी हरिद्वार में है। इस तरह से आपने वहां पर हमने एक चीज देखी कि एक स्ट्रक्चर बनाया गया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बिकॉज ग्रेट बाथ यहाँ पर सिटाडेल में हमें मिलता है। इसके अलावा वेयर हाउसेस भी दिखते हैं, इसके अलावा हमें यहाँ पर डीप ट्रेंचेस भी दिखते हैं। बट ग्रेट बाथ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इट वाज नॉट ओनली स्विमिंग पूल। हम इसे कह रहे हैं कि ऑर्डिनरी स्विमिंग पूल की तरह यूज किया गया, नहीं, क्योंकि इसके चारों तरफ इनकी सबसे जो मेजर चीज थी वो रूम्स बनाए गए थे और इसके बैक साइड से इसके एक पूरी तरह से जो कहते हैं ना सेप्टिक टैंक बनाया गया था जहाँ से वाटर को आप जो ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया। मोहनजोदाड़ो सिस्टम में या फिर हड़प्पा में या फिर अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहें इनका ड्रेनेज सिस्टम वाज एक्सीलेंट। क्यों? अगर हम इनकी कंटेम्प्रेरी स्पेशली हम अगर बात करते हैं आपकी इराक की, मेसोपोटामिया की, तो उनके साथ इनका जो ड्रेनेज सिस्टम है दैट वाज वेरी एक्सीलेंट। और इस पूरे सिस्टम के अंदर हमने देखा कि सेप्टिक टैंक्स के थ्रू वाटर वेस्टेज को बहुत अच्छे तरीके से ड्रेन में जोड़ा जाता था और ये सब काम स्ट्रक्चर बनाने से पहले ही कर दिए जाते। जैसे आप देखो आज की डेट में अगर हम लोग किसी अच्छी कॉलोनी में रहते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे बात करें नॉर्थ कैंपस में जो एरियाज है, या आप अगर किसी भी और अच्छे एरिया में जाएंगे वहां पर पहले लेआउट ड्रेन्स बनाए जाते हैं, उसके बाद उनके साथ घर जोड़े जाते हैं। ये चीज हमें मेसोपोटामिया जैसी जगहों पे नहीं दिखाई। और वहाँ कैसे पता चला था? लास्ट ईयर हम लोगों ने पढ़ा था कि उसके अंदर बहुत सारी आगे जाकर के नैरो स्ट्रीट्स हो जाती थी, बट यहाँ पर स्ट्रीट्स ज्यादातर राइट एंगल या रेक्टेंगल शेप में करती थी। और यहाँ पर इस ड्रेनेज सिस्टम से इन लोगों ने 8 बाथरूम्स भी बनाए थे, कॉरिडोर भी बना रखा था। और इस स्ट्रक्चर को सिटाडेल में सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग से माना जाता है। एंड दैट वाज नॉट एन ऑर्डिनरी बाथ। कोई यहाँ पर लोग किसी जिसे हम कह सकते हैं कि स्विमिंग पर्पस के लिए नहीं आ रहे हैं, इनका मेजर पर्पस होता था कोई रिलीजियस बात लिया जाए, जैसे कई लोग अलग अलग डेट्स पर स्ट्रक्चर या कल्चर के साथ जुड़े होते हैं, उसी तरीके से। फिर हम लोग पेज नंबर 7 पर देखते हैं हमारे को,
उससे पहले 6 में ये ड्रेन्स बनाए गए। ये ड्रेन्स किस तरीके से तैयार किए गए हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो बेटे, दो चीजें समझ के चलना। इफ द क्वेश्चंस कम फॉर ड्रेनेज सिस्टम, तो वो ड्रेनेज सिस्टम जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है 4 मार्कर्स या 6 मार्कर्स में, मे बी इन 2 मार्कर्स के, सॉरी 3 मार्कर्स ऑल्सो। लेकिन अगर आपके पास मोहनजोदाड़ो या इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन का अर्बन सेटलमेंट आता है, तो उसमें आपका ड्रेनेज सिस्टम एक पार्ट होगा। मैं आपको क्लियर बताता हूँ बेटा, जब भी आप कोई आंसर फ्रेम आउट करोगे, आप अपने आंसर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये चीज आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, पेन पेपर लेकर के बैठो। आई विल गिव यू फ्यू सेकंड्स। आप इस चीज को समझने से पहले अपना नोट डाउन कर लो कि हाउ यू हैव टू फ्रेम योर आंसर, बिकॉज इन हिस्ट्री इफ यू वांट टू गेट 7.5 और 8 आउट ऑफ 8 इन 8 मार्क्स क्वेश्चन या 5 मार्क्स क्वेश्चन, तो आपको बिल्कुल वैसे ही जैसे एक 5 स्टार होटल में या 4 स्टार होटल में अच्छा खाना खाते हो ना, उस तरीके की सर्विस के तौर पे आपको देने पड़ते हैं आंसर्स। सबसे पहले अपने आंसर को फ्रेम आउट करना शुरू कीजिए, और उस आंसर को जब आप फ्रेम आउट करते हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है इंट्रोडक्शन। एंड नेवर रिपीट द आंसर और पॉइंट्स यू ऑलरेडी हैव राइट इन योर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन से आप पॉइंट्स में आना शुरू कीजिए, और आपको टीचर को डॉज नहीं करना है। Suppose you won't be able to understand or you won't be able to learn the bigger points, तो make smaller points। आप इंट्रोडक्शन लिखने के बाद अपने इंट्रोडक्शन को कभी भी 50 वर्ड्स से ऊपर मत जाने दीजिए, बिकॉज आंसर एलैबोरेटिव नहीं होना चाहिए। और अब कई बच्चे पूछ सकते हैं कि सर हमारे पास तो बुक्स जो मार्केट्स में गाइड्स या रेफरेंस बुक्स हैं वो नहीं मिलती, उनमें आंसर्स नहीं। आपके पास एनसीईआरटी की हर बुक के अंदर हर आंसर का इंट्रोडक्शन भी होता है, कंक्लूजन भी होता है। और मैं फिर बोलूंगा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन 9811373532, हब ऑफ ह्यूमैनिटीज बाय मनीष सर। और मैंने आपको फिर भी ये चीज बताई थी, अगर आप वर्चुअली ऑनलाइन या ऑफलाइन या किसी भी तरीके से नोट्स, क्वेश्चन आंसर या किसी भी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, यू कैन कॉल अस एनी टाइम। अब हमें पर्सनली भी विजिट यहाँ कर सकते हैं। दिल्ली के अंदर, नॉर्थ दिल्ली में और पीतापुरा में हमारी ब्रांचेस हैं। हम आपको पूरी तरह से गाइडेंस देंगे, और नोट्स वगैरह आपके यहाँ पर बाय कोरियर भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, बाय पोर्टर भी प्रोवाइड करते हैं, बाय सर्विसेज भी। और मैं फिर बोल रहा हूँ, आंसर को फ्रेम आउट करने का पहला स्टेप है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन से जाने के बाद हम दूसरे स्टेप में पूछना शुरू करते हैं, एंटर करते हैं, और दैट इज योर पॉइंट्स। यू डोंट हैव टू राइट अ वेरी बिगर पॉइंट्स। बिगर पॉइंट्स में स्मॉलर पॉइंट्स को आप डालना शुरू कीजिए। एक आंसर में अगर आपके एक पॉइंट में 3-4 पॉइंट्स हैं, तो उनको सब पॉइंट्स में कर दीजिए। अगर बाय चांस कोई पॉइंट इतना रेलेवेंट नहीं है या पॉइंट आपको दिक्कत कर रहा है, तो आप दूसरे पॉइंट को उसमें डिडक्ट भी कर सकते हैं, एलिमिनेट भी कर सकते हैं। आफ्टर दैट राइटिंग 4 पॉइंट्स या 6 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स, उनकी लेंथ के ऊपर द आंसर शुड नॉट एक्सीड 250 to 300 वर्ड्स। बिकॉज आप सोचो, आंसर के अंदर अगर आपने बेकार की चीजें डाल रखी हैं, तो वो आंसर आपको अच्छे मार्क्स नहीं ला के देगा। आंसर शुड बी वेरी एलैबोरेटेड, बट आंसर शुड बी वेरी एक्यूरेट। और उस एक्यूरेसी में आंसर के पास आपको ऐसी कोई चीज नहीं लिखनी जो आंसर में हम लगेगी इरेलेवेंट लग रही है। आफ्टर दैट राइटिंग दिस आंसर, व्हाट यू हैव टू डू, तुम्हें उस आंसर के अंदर लास्ट में कंक्लूजन देना है। कंक्लूजन सोचो वही होता है जब 5 स्टार होटल में आप खाना खाने जाते हो या एक छोटे से ढाबे में जाते हो, तो डिफरेंस क्या होता है? यू हैव टू, यू वांट दैट गुड सर्विस फ्रॉम अ होटल और अ रेस्टोरेंट, तो वो आपको एक तरह से कंक्लूजन देना है। वो कंक्लूजन जो है ना, वो वर्क लाइक योर फिंगर बाउंस, और वो आपका आंसर जो होगा, उस आंसर में आपने क्या बताना चाहते हो। एंड अगेन आई एम सेइंग दैट डोंट हैव टू रिपीट एनीथिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन, फ्रॉम योर आंसर एंड फ्रॉम कंक्लूजन। कोई भी चीज आप रिपीट नहीं करेंगे। अगर सपोज कीजिए आपके पास आंसर्स में इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन नहीं है, तो आंसर जहां से भी आप लिख रहे हैं, उस आंसर को एनसीईआरटी से कलेक्ट कीजिए। और जब आप उस आंसर को कलेक्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ड्रेनेज सिस्टम का आंसर है। आपने सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ पॉइंट्स बताने हैं, जो आपकी इंट्रोडक्शन होगी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग कैसे रहते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन, देखो, वाटर और वेल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वाटर हमारे लिए लाइफ लाइन है। आप बेंगलोर में देख रहे हैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, और ये प्रॉब्लम खाली बेंगलोर में नहीं हो सकती, ये मुंबई में भी हो सकती है, दिल्ली में भी हो सकती है। यही बहुत बड़ा कारण रहा होगा इस सिविलाइजेशन के डिस्ट्रॉय होने का। तो सबसे पहली चीज, इनको वाटर की अवेलेबिलिटी थी। कहां से थी वाटर की अवेलेबिलिटी? इंडस वैली से। इंडस रिवर इनको लगातार वाटर की सप्लाई कर रही थी। और ये इंडस रिवर जो है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, जो पाकिस्तान से इंडिया होते हुए वापस पाकिस्तान में चली जाती है,
और फिर ये ड्रेन कहाँ करती है आपकी अरेबियन सी में। तो ये पूरा जो रूट है इसका, उसी रूट पर ये पूरी की पूरी सिविलाइजेशन एक तरह से थी। ये हमने बनाई नहीं, ये सोची कि धीरे धीरे एग्लोमरेट होती गई ये सिविलाइजेशंस, और इसमें राजस्थान, हरियाणा, ये वो एरियाज भी हैं। एंड नोट डाउन दैट राजस्थान या हरियाणा के जो भी एरियाज इसमें हैं वो आज भी डेजर्टेड हो चुके हैं, वहाँ वाटर की स्केर्सिटी या शॉर्टेज है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में आते हैं, पेज नंबर 7 के ऊपर। आप डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में देखेंगे यहाँ पर एक शेडो पोर्शन है, वो डार्क पोर्शन जो है, दिस इंडिकेट फॉर ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज घरों के अंदर इस ड्रेनेज सिस्टम को किस तरीके से बनाया जाएगा, और जो पाइप्स कहाँ से लाए होंगे, ना तो स्टील था ना इनके पास प्लास्टिक था, तो इन्होंने पाइप्स के लिए क्या यूज किया, बैम्बो पाइप्स का यूज किया। और उसके बाद सेप्टिक टैंक्स जो बनाए गए ये ब्रिक्स के बनाए गए। देखो ब्रिक्स, ब्रिक्स बेसिकली आप सोचो एक बड़ी छोटी सी चीज लगती है, ईट किसी काम की नहीं होगी, बट ईट, एक ब्रिक सबसे बड़ा इंडिकेशन क्या देती है, एक ब्रिक देती है यूनिफॉर्मिटी इन द सिविल सिस्टम। यूनिफॉर्मिटी मतलब हमारे को ये इस तरीके से दिखाई दी है कि मुल्तान से लेकर लाहौर तक जो ब्रिक्स यूज की गई है वो सेम साइज और सेम स्ट्रक्चर की थी। इसका मतलब क्या इंडिकेट करता है, यहाँ कोई ना कोई सेंट्रल अथॉरिटी थी जो इनके स्टैंडर्ड रेशियो को, इनको ट्वाइस और 2/4 को एक तरह से रेगुलेट करती होगी। और ये चीज हमारे को ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन देती है कि दैट वाज गवर्न्ड बाय अ वेरी बिग सेंट्रल अथॉरिटी। हालांकि इसके एविडेंसेस नहीं मिले हैं कि सेंट्रल अथॉरिटी थी या नहीं थी, बट इसको हम कह सकते हैं कि वहाँ फ्यू किंग्स हो सकते हैं, ओलिगार्ची बोल सकते हैं इसको। इट वाज नॉट अ सिस्टम लाइक एक किंग इसको कंट्रोल कर रहा था। उसके बाद हम इस ड्रेनेज सिस्टम को देखते हैं। इन्होंने आगे कुछ मड फेंकी हुई थी, मिट्टी, जहां पर सारा इनका वेस्ट एक्यूमुलेट होता था। प्रॉब्लम्स यहाँ भी आती होंगी बिकॉज इतना इनका सिस्टम इतना बेटर नहीं था जितना आज है हम लोगों का, बट फिर भी उन लोगों ने उस कंटेम्प्रेरी के हिसाब से अगर हम देख के चलें, कंटेम्प्रेरी यानी हिंदी में समकालीन, जो इनके और जो सिविलाइजेशन थी उनके हिसाब से देख के चले तो बहुत ही अच्छी बनाई हुई है, और इतनी बेटर हमें किसी भी सिविलाइजेशन में नहीं दिखता। अब आते हैं हम लोग पेज नंबर 8 के ऊपर। पेज नंबर 8 हमने सिटाडेल कर लिया था, नाउ कम टू द पेज नंबर 9। दिस इज अबाउट द सोशल डिफरेंसेस। देखो सोशल डिफरेंसेस अगर हमें ढूंढने हैं तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा। सोशल डिफरेंसेस ढूंढने के लिए हमारे को कुछ ऐसी साइट्स में जाना पड़ेगा जो बहुत ज्यादा बड़ी या इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, बिकॉज आप सोचिए उस समय कौन सी चीज महंगी होगी। दो चीजें होती हैं जो किसी भी चीज की कॉस्ट को बढ़ाती हैं, एक वो कितनी दूर से लाई जा रही है, डिस्टेंस कितना कवर किया जा रहा है, एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज हाउ दैट थिंग वाज मैन्युफैक्चर्ड। आप अगर इन साइट्स पर इन चीजों को देखना शुरू करेंगे तो हमारे को कुछ ऐसे साइट्स दिखनी शुरू हुई हैं अपार्ट फ्रॉम मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा, जहां ये चीजें बननी शुरू हुई थी। अब हमें कैसे पता चलेगा ये चीज मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा में बनती थी या ये चीज कहीं और बनी होगी। आप देखिए आपको कुछ ऐसे पीसेस मिलेंगे, अफियांस पॉट, ठीक है, ये पॉट्स आपको हैं, और ये चीज जो है ये एक कॉपर मिरर है। एक कॉपर मिरर जो है एक ऐसी चीज हो सकती है जिसको हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली इट इज अ मिरर। तो मिरर जो है उसको हम मान के चलते हैं यूटिलिटी आइटम, बट दैट वाज कॉपर। कॉपर आज भी इंडिया में बहुत ज्यादा नहीं होता, सिर्फ एक ही आपके पास साइट है, एंड यू हैव टू रिमेंबर दोस थिंग्स। और मैं फिर बोल रहा हूँ मैप के साथ भी जब करना शुरू करोगे तो कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आप लोग मेरे को फिर इसके लिए कंसल्ट कर सकते हैं। मैं आपको मैप्स भी मैंने तैयार करके दिए हुए हैं कि मैप्स उस समय कौन सी साइट्स थी जो आज इंडिया में है। जैसे मैप में अगर आप पढ़ोगे तो खेतरी, खेतरी इन राजस्थान, वो एक कॉपर साइट है, वो तब भी थी और आज भी है। और जैसे अगर आप पढ़ोगे गोल्ड माइंस, ठीक है, स्वर्ण माउंटेन, स्वर्णगिरी, यानी माउंटेन्स को किस नाम से अशोका या मौर्य के पीरियड में बुलाया जाता था, आज भी वो कोलार माइंस है, वो सिर्फ कर्नाटका में मौजूद है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने ज्वेलरीज देखी। देखिए ज्वेलरी बड़ी है या ज्वेलरी बॉक्स, देखने में ज्वेलरी बड़ी है, बट आप सोचिए ज्वेलरी जो है दैट इज नॉट अ यूटिलिटी आइटम। उस ज्वेलरी को कहीं ना कहीं आपने रखा होगा, तो यूटिलिटी क्या है, ज्वेलरी बॉक्स, ठीक है। आप इन चीजों को देखना शुरू करते हो बिकॉज ज्वेलरी आपको वही मिलेगी जहाँ ज्वेलरी बॉक्स होगा। और फिर हम लोग जब एक आर्किटेक्चर को देखना शुरू करते हैं और इनके घरों में जाना शुरू करते हैं, इनके ड्रेनेज सिस्टम को देखना शुरू करते हैं, इनके घरों को देखना शुरू करते हैं, तो दो इंपॉर्टेंट चीजें बहुत जो हमारे दिमाग में आती हैं, जो हमें घरों की बारे में बताती हैं, ड्वेलिंग्स के बारे में बताती हैं, वो है किचन एंड टॉयलेट। हर घर में हमें वेल्स मिले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये वेल्स किस लिए होंगे, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज तो यही हो सकती है कि उस वक्त उनकी वाटर की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता होगा।
और दूसरा वेल्स जो है हमें मोस्टली हर घर में मिले हैं। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये वेल्स मिलने के बाद जहाँ से हमें वाटर इनके घरों में ओरिजिनेट होने का पता चला कि वाटर कहाँ से इनकी चीजें होती थी, हमें कई घरों के अंदर बॉडीज भी मिली हैं, बरियल्स मिले हैं। कई लोग अपने नियर एंड डियर वंस को उन्हीं घरों के अंदर बरियल्स में बॉडीज को एक तरह से बरी कर देते थे। और ये चीजें जो है ये बताती है कि घरों में बॉडी वो लोग सिस्टम कौन सा यूज करते थे, दे वर नॉट बर्निंग देयर बॉडीज। ये चीजें बरियल्स किए गए। देखो मैंने आपको क्या बताया कि हम लोगों ने इस पूरे सिस्टम को जब समझना शुरू करेंगे तो बीच में एक बहुत बड़ा गैप है, दिस इज वी गैप। ये वी है वेदास, जो हमारे वेदास बनाए गए। जब मैं आपको समझाऊंगा वेदास का तो बताऊंगा वेदास जो कंपाइल किए गए कैसे हम लोगों ने बरियल्स को चेंज करना शुरू करा, बॉडी को बर्न करना शुरू करा। और वहीं से हमारा हिंदू रिलीजन और हिंदू धर्म और हिंदू प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा प्रिवलेंट होनी शुरू हुई होंगी। और ये सब चीजें जो है हमने जो इनके बरियल्स में देखा या इनके सोशल सिस्टम में देखा वो चेंज होनी शुरू हुई। और ऐसी कुछ चीजें हमें बॉडी बरियल्स के साथ भी दिखाई दी हैं। ये क्या ट्रैक करती है, सोशल डिफरेंसेस। यानी जो लोग रिच या इन्फ्लुएंशियल होंगे जब उनकी डेथ होती थी तो वो लोग बॉडी बरियल्स में ये सब चीजें रखते थे। ऑर्डिनरी लोगों की बॉडीज में हमें ये चीज नहीं दिखाई दी है। ये सोशल डिफरेंसेस ट्रैक करने का तरीका है। उसके बाद हम लोगों ने ऐसी कुछ चीजें देखी हैं, फेयर स्पॉट। इस स्पॉट की सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसे कलर कहाँ से इसका यूज किया गया होगा, क्योंकि बीट्स, ब्रिक्स एंड बोन्स, आप सोचो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ब्रिक्स। ब्रिक्स कैसे बनाई गई मैंने आपको बताया। हिस्ट्री इज नॉट एज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, बट हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू हु इज टीचिंग यू एंड हु इज डिपिक्टिंग यू। वही आपको हिस्ट्री को इंडिकेट करने का तरीका बताता है। और ब्रिक्स यूनिफॉर्मिटी बताती है। ब्रिक्स एक तरह से बताती है सिविलाइजेशन में सेंट्रल अथॉरिटी थी। यूनिफॉर्मिटी मतलब एक जैसी होती है। दूसरी चीज बीट्स, ये बीट्स जो बनाई गई हैं दैट वाज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आपके पास ना तो उस समय इलेक्ट्रिसिटी थी और ना ही आपके पास इतने अच्छे वेपन्स से, टूल्स से। बट ये ब्रिक्स के लिए हमने बहुत, ये बीट्स के लिए बहुत मेहनत की गई होगी। फिर हम आते हैं बोन्स पे। बोन्स जो हमें मिली है जानवरों की, वो क्या बताते हैं, सबसिस्टेंस। सबसिस्टेंस इज द सर्वाइवल विच यू डू फॉर योर ओन फैमिली। वो खाना कैसे कंज्यूम करते थे, कहाँ से खाना प्रोड्यूस करते थे, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर हमें ये फेयर स्पॉट में दिखाई दिया कि ये चीजें कैसे बनाई गई हैं। या तो इनका प्रोसीजर बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहा होगा या इनका रॉ मटेरियल बहुत दूर से आता होगा। और जब हमने इन चीजों को देखना शुरू किया, मैंने आपको भी क्या बताया था, ये जो मेजर चीजें हैं, ये फेयर स्पॉट्स हैं या ज्वेलरी बॉक्स हैं, ये दिखने में क्या लगेगी, यूटिलिटी आइटम्स। बट इन यूटिलिटी आइटम्स के अंदर क्या रखा जाता था, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। कौन सी महंगी चीजें यहाँ पर रखी जाती होंगी और ये हमें कहाँ दिखाई देंगी, हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो में। ये हमें बनती हुई कहाँ दिखाई देंगी, ना हड़प्पा में ना मोहनजोदाड़ो में। इसके लिए हमने कुछ सेंटर्स को आइडेंटिफाई करना शुरू किया। और वो सेंटर्स को जब हमने आइडेंटिफाई किया तो चावनोदारो जैसी हमें साइट्स दिखाई दी। और यहाँ पर ये चीज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। दिस इज ऑन पेज नंबर 12। ये पिक्चर जो है, ये एक पॉट है, ये पॉट टूट गया है बट इस पॉट को ठीक करके इस तरीके से बना करके बेचा गया। मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, जब हम एक फैक्ट्री में जाते हैं तो फैक्ट्री में जरूरी है कि वो पॉट हमारे को या कोई भी प्रोडक्ट फिनिश फॉर्म में दिखाई देता है। बट अगर हम किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाएंगे, जैसे उस टाइम मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा थी, तो वहां पर हमारे को ये पॉट्स बिल्कुल एक्यूरेट या सही फॉर्म में बिल्कुल ऐसे दिखाई देंगे। तो इंडिकेशन किस चीज का देते हैं, ये चीजें वहां पर मैन्युफैक्चर नहीं होती, यूज होती है। जबकि इनको प्रोक्योर कहाँ से किया गया होगा वो एक डिफरेंट मैटर है, लेकिन ये चीजें बनाई कहाँ गई होंगी वो एक अलग डिफरेंट इशू है। और प्रोक्योर करने के लिए मैंने आपको बताया राजस्थान से, या कलर कहाँ से ले जाता था, गुजरात से कलर लिया जाता था, या फिर गोल्ड हमारे को कहाँ से मिलता था, कोलार माइंस मैंने आपको बताया जिसको उस समय पर स्वर्णगिरी कहा जाता था। और कुछ ऐसी चीजें हमें मिली हैं बीट्स के लिए टूल्स। ये हमारे जो बीट्स बनाई गई हैं वो उसके लिए टूल्स हैं। ये एक तरह के नोड्यूल्स, पत्थर को छील छील करके काट काट करके नोड्यूल्स बनाए गए थे। और ये टेक्निक्स जो हैं इनके अंदर स्टेटाइट को एक यूज किया जाता था, बहुत ही सॉफ्ट स्टोन होता है, उसमें किस तरह से उसको हॉलो करके यूज करके प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे। फिर हमारे को कुछ ऐसे पॉइंट्स मिले पेज नंबर 13 के ऊपर, ऐसे पॉट्स दिखे हैं। इस पॉट के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिखाई दी है हमें, हड़प्पन सील। इस हड़प्पन सील ने हमारे जो पूरी की पूरी, जिसे कहते हैं ना, हिस्ट्री को चेंज करके रख दिया। एंड दैट वाज दिस काइंड ऑफ सील्स। सील्स कौन सी होती है, जो चीजें हम लोग
हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब सोचो उस समय एक टेराकोटा बुल जिसके हम बोल सकते हैं बैल होता है जिस तरीके से, वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज क्या है उसके अंदर, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट वाज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पस। और उन सील्स को हमने जब लैंग्वेजेस के साथ जोड़ना शुरू करा तो हमें इस तरह की सील्स दिखाई दी कई साइन लैंग्वेजेस के ऊपर, जैसे ये लैंग्वेज है इनकी, और वो लैंग्वेजेस में हमें ये लैंग्वेजेस के साथ वर्ड्स के तौर पे भी दिखाई दी और पिक्चर्स के फॉर्म में भी दिखाई दी, और उसको हमने सील्स के ऊपर एक तरह से बनाया। और वो सील किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जब लगाई जाती थी मिट्टी की तो इंडिकेशन होता था कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई है। जैसे हम किसी कंपनी का फोन लेते हैं ना, उस कंपनी के फोन के ऊपर ये लिखा जाता है कि वो कंपनी का फोन कौन सी कंपनी से मैन्युफैक्चर हो गया है, ऐसे एग्जैक्टली इन सील्स के बारे में बताया जाता है। और ये पॉट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इस पॉट में ऐसा क्या जाता था कि ये यमन ओमान के अंदर दिया जाता था और वहां से इसके बदले में क्या आता था, ओमान से कॉपर आ सकता है, बट यहाँ से एक चीज जो इसके अंदर ब्लैक कलर है, प्रिक्लेशन ऑफ लिक्विड हो सकता है। ये लिक्विड कोई महंगी चीज हो सकती है, महंगी शराब हो सकती है, या कोई और ऐसी महंगी चीज जिसको हम लोग अपने लिए, देखो हिस्ट्री में यू डोंट हैव एवरी आंसर फॉर एवरी क्वेश्चन, और हम लोग हिस्ट्री में assumptions लगा सकते हैं बिकॉज वी आर नॉट सिटिंग इन द पास्ट। हम उस assumption से सिर्फ आइडिया लगाते हैं कि ये चीज कितनी एक्यूरेट होती है। जब उस चीज को हम स्टडी करते हैं, उस चीज को ओरिजिनेशन को देखना शुरू करते हैं, हम वहां जाते हैं और देखने के बाद जब एविडेंसेस मिलने शुरू होते हैं हमारे को फिजिकल फॉर्म में, तो हम उसको स्टडी करते हैं फिर, और साथ में हम उसकी मनुस्क्रिप्ट्स को भी देखते हैं कि उसकी मनुस्क्रिप्ट्स में लिखा भी गया उस बारे में कि नहीं, तब हम जाकर के इस चीज को हिस्ट्री की बुक में डालते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये सेंट्रल अथॉरिटी भी हमें दिखाई दी है, एंशिएंट अथॉरिटी। एंशिएंट अथॉरिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हो सकता है कि यहाँ प्रीस्ट किंग रहे हों। प्रीस्ट किंग हम किसको बोलते हैं, जो किंग्स हैं जो साथ में धर्म से जुड़े हुए लोग भी थे। प्रीस्ट किंग को एक नहीं हो सकता है, मैंने आपको बताया कोई किंग सिस्टम नहीं था, मोनार्की यहाँ एक तरह से प्रीस्ट हो सकते हैं, या फिर हम ये मान के चले कि यहाँ पर ये लोग जो ओलिगार्ची फॉलो कर रहे थे, इसमें कई सारे किंग्स हो सकते हैं, बट वो किंग्स के लिए हमें ना तो ऐसे पैलेसेस दिखाई दिए हैं, ना ही इतनी इंपॉर्टेंट कोई टेम्पल्स दिखाई दिए हैं, तो हम इस चीज के ऊपर कोई कमेंट नहीं करते। देखो हिस्ट्री में जो भी चीज आपको एविडेंसेस नहीं दे पाती है, आप उस चीज को कमेंट करने से बच के चलते, बिकॉज देयर इज नो साइंटिफिक बैकिंग फॉर दैट स्टेटमेंट। उसके बाद इस सिविलाइजेशन का एंड होना वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं अभी आप लोगों के एग्जाम्स के दौरान ये कुछ ऐसे टॉपिक्स डालूंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो आपको बहुत डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकते हैं, जो स्पेशली हमारे हिंदू रिलीजन से या धर्म से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा सेकंड या थर्ड और फोर्थ चैप्टर्स में से, और आपको ग्रेट रिलेशन या ऐसे चीजों से जोड़ूंगा। हम लोग आपको आपकी सर्विसेज में तैयार रहेंगे हमेशा, जब भी आप लोगों को हमारी जरूरत हो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके और उनकी हेल्प कर सकें। एट हब ऑफ ह्यूमैनिटीज बाय मनीष सर @9811373532, और आप लोग हमें वर्चुअली ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम लोग आप बच्चों को नोट्स भी दे सकें, खाली ये नहीं कि पढ़ाएंगे, आपको नोट्स आंसर या क्वेश्चन आंसर किसी तरीके से भी हेल्प कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।